सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी दोस्ती का रोशन मीनार सीपैक एक बार फिर तरक्की और खुशहाली के नए बाब रकम करने जा रहा है। यह मनसूबा महज इक़्तिसादी ताउन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दो कौमों के दरमियान बेमिसाल रफ़ाक़त, दोस्ती और बामी एतमाद का जीता जागता सबूत भी है। सीपैक 2 के तहत सनतकारी, ज़राअत, साफ तवानाई और अवामी फलाह बहबूद के मनसूबे तरक्की के नए ख्वाब बनकर पाकिस्तान की मईशत को मजीद ऊपर लेकर जा सकते हैं। सीपैक के जरिए पाकिस्तान खित्ते का एक ऐसा मरकज़ बन सकता है जहाँ खुशहाली के ख्वाब हकीकत का रूप धार रहे हैं। इस राहदारी ने सड़कों और पुलों के साथ साथ कौमों के दिलों को भी जोड़ने का बेड़ा उठाया है। यह मनसूबा न सिर्फ तरक्की के नए दरवाजे खोल रहा है, बल्कि पाकिस्तान को दुनिया के इक़्तिसादी नक्शे पर एक नई शनाख्त देने के लिए भी इस वक्त तैयार है। अप्रैल 2015 में दोनों ममालिक के दरमियान पहली बार 46 अरब डॉलर की 51 याददाश्तों पर दस्तखत किए गए थे। नवंबर 2017 में लॉन्ग टर्म मुआहदे की मुद्दत में समझौते पर दस्तखत किए गए, जिसका दौरानिया 2017 से 2030 तक का है। इस समझौते का पहला मरहला 2020 तक मुकम्मल होना था। दरमियानी मरहले के लिए 2025 तक का वक्त तय किया गया है और तीसरा मरहला यानी आखिरी फेज 2030 तक मुकम्मल होना है। 1+4 इसको कहा जाता है। इस मनसूबे में 1 यानी सीपैक और फिर मजीद 4 मनसूबे इसके तहत हैं, जिनमें गवादर बंदरगाह है, जिसमें एनर्जी और मवासलाती निज़ाम और सनती जोन्स को बेहतर बनाना शामिल है। सीपैक में अब तक 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी से 19 अरब डॉलर के 27 मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें सड़कें, रेलवे के जो नेटवर्क्स हैं वो, तवानाई के मनसूबे और गवादर बंदरगाह की तरक्की भी शामिल है। सीपैक फ्रेमवर्क के तहत मनसूबों से 1,92,000 मुलाजमतें पैदा हुई हैं, 6,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई है, 510 किलोमीटर हाईवेज की तामीर और 886 किलोमीटर का नेशनल ट्रांसमिशन नेटवर्क मुकम्मल किया गया है। सीपैक की तकमील के बाद चीन को सिर्फ तेल के दरामदी अखराजात में 20 अरब डॉलर से ज़्यादा का फ़ायदा मुतवक्का है, जबकि पाकिस्तान को इससे 5 अरब डॉलर तक का टोल टैक्स भी मिल सकता है, क्योंकि चीन के लिए तेल की दरामद का जो रास्ता है वो मौजूदा सफ़र से लगभग 75% कम हो जाएगा। सीपैक के तहत कायम होने वाले खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स पाकिस्तान की सनत को नई जिंदगी देने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान की ज़राई ज़मीनें अब जदीद टेक्नोलॉजी और चीनी महारत के साथ फिर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाब को हकीकत में बदल रही हैं। सीपैक के तहत साफ तवानाई के मनसूबे पाकिस्तान के लिए एक माहौलियाती इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और जदीद डिजिटल मनसूबों के जरिए पाकिस्तान में IT सेक्टर को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिससे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। सीपैक किसी एक रास्ते या मंसूबे का नाम नहीं है, बल्कि ये उम्मीदों का एक ऐसा कारवान है जो दोनों ममालिक के अवाम के लिए बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब की ताबीर भी साबित हो रहा है। 1 बेल्ट 1 रोड की छतरी तले ये मनसूबा पाकिस्तान को न सिर्फ इक़्तिसादी लिहाज से मजबूत बना रहा है, बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल भी कायम कर रहा है। बाहमी ताउन और शराकत दारी कैसे अक़वाम की तकदीर बदल सकती है। आने वाले 5 साल बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जब सीपैक अपने आखिरी मरहले तक कामयाबी के साथ तकमील तक पहुँचेगा तो उसके नतीजे में अरबों डॉलर्स का पाकिस्तान को फ़ायदा होना है। जो सनती जोन्स बनने हैं, जो इकनॉमिक जोन्स बनने हैं, वो पाकिस्तान की तकदीर को, पाकिस्तान की मईशत को खासी हद तक तब्दील कर सकते हैं। और जो पिछले गुज़िश्ता 10 साल गुजरे हैं उसमें भी ये बड़ी कामयाबी के साथ चला। कुछ मौक़ों पर इसकी जो स्पीड थी, इसका जो पेस था, मनसूबों की जो रफ्तार थी, उसमें कहीं कुछ कमी ज़रूर वाक़ई हुई है। लेकिन अब एक बार फिर दोनों ममालिक ने मिलकर सीपैक 2 के आला मयार को कायम करने का आज़म किया है। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान और चीन जब इस सीपैक 2 को लेकर आगे चलते हैं तो फिर मज़ीद कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अपनी दिलचस्पी को ज़ाहिर करते हैं। चूँकि कई ममालिक के साथ पिछले कुछ महीनों में MOUs मुख्तलिफ साइन हुए हैं और अभी अब कब और कैसे आना शुरू होगी, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मेहमान का आपसे तारुफ करवाएंगे और गुफ्तगू शुरू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर तलत शब्बीर साहब डायरेक्टर हैं चाइना पाक स्टडीज़ सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तलत साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये सीपैक में चाइना और पाकिस्तान की तरफ से जो अब इसके दूसरे फेज़ को जिस संजीदगी के साथ लिया जा रहा है, दोनों ममालिक बड़ी तेज़ी के साथ इसको तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर इसको हम तस्वुर कर सकते हैं और अगले 5 साल में क्या क्या तब्दीलियाँ लेकर आ सकता है? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। डेफिनेटली सीपैक इस वक्त जो हमारी इकॉनमी की रिवाइवल की उम्मीदें हैं उसमें सीपैक का बहुत अहम किरदार है। देखिए, सीपैक गुज़िश्ता 10 साल से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियों का पेश खैमा हुआ और आइंदा भी हमें उम्मीद है कि सीपैक बहुत सारे ऐसे
जो एक्सपेक्टेशंस हमारी उम्मीदें हैं वो पूरा करने की सलाहियत रखता है। अब जब हम 4 कंपोनेंट्स की बात करते हैं जो शुरू में दोनों ममालिक के दरमियान डिसाइड हुए, सबसे पहले एनर्जी था, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर था, फिर इंडस्ट्री और फिर ग्वादर पोर्ट की जो उसको एक मेगा पोर्ट के तौर पे डेवलप करना, ये 4 कंपोनेंट्स थे जिनके ऊपर सीपैक को खड़ा होना था। जब हम 10 साल में देखते हैं तो ये तासुर बिल्कुल सही नहीं है कि सीपैक ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। सीपैक ने इस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट की, सीपैक ने इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, और सीपैक इसमें अभी जो जिस फेज़ में हम हैं वो इंडस्ट्री का रिवाइवल है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो इंडस्ट्री में भी काम काफ़ी तेज़ी से होगा। इस गवर्नमेंट के आते ही जो एक मुस्बत चीज़ नज़र आई वो ये है कि चाइना और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो मिल बैठे, उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा रिवैम्प किया जाए। यानी ये नहीं है कि कोई नए से कोई नया प्रोजेक्ट, उसी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं सीपैक के अंदर, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा उन्होंने उस कंसेप्ट को चेंज किया ताकि स्पीडी काम हो सके। तो मेरे ख्याल में अगर हम देखें तो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, जो कॉर्पोरेशंस अभी उसमें हैं, और थोड़ा सा उनको नए तर्ज से, यानी बहुत सारी चीज़ों को फोकस करके चलने की बात हो रही है। जो प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन आइंदा जो भी इसमें प्रोजेक्ट्स शामिल किए जा रहे हैं उनके ऊपर फोकस काम सीपैक की मद में होगा। तो जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है, देखिए ये एक लॉन्ग ड्रॉन काम था, ये कोई शॉर्ट टर्म काम था नहीं। दो इसमें हमारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन ये एक बड़ा काम था। तो जिसमें थोड़ी सी शायद कैपेसिटी इशू भी हमें फेस हुआ, फिर कोविड बीच में आ गया, कुछ मिसाइल का शिकार तो रहा। लेकिन यह है कि एज अ सीपैक वॉचर मेरा ये ख्याल है कि हम सीपैक से जो हमने उम्मीदें लगाई हुई हैं पाकिस्तानी कौम ने, वो बिल्कुल ठीक हैं, और सीपैक इस सिमत में जाएगा। और सिर्फ ये है कि हमें कुछ इंतज़ामी अमूर को ठीक करना है, कुछ गवर्नेंस इशू को ठीक करना है, कुछ इसकी जो एफिशिएंसी के मसाइल हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने चाइना मॉडल के साथ अपने आप को सिंक करना है। और चाइना मॉडल इज़ वेरी फास्ट पेस मॉडल। हमें ये कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम भी उसको अपना जो गवर्नेंस मॉडल है, जो हमारा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसको उसी एफिशिएंसी के साथ, उसी तेज़ी के साथ, उसी सूरत के साथ करें जैसे चाइना करता है। तो अभी 2025 में मुझे उम्मीद है कि ग्वादर पे आप अच्छी खबरें सुनेंगे, ग्वादर पोर्ट के हवाले से और सीपैक के हवाले से भी अच्छी खबरें आएंगी। और डॉक्टर साहब, इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अगर बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ डेवलप होंगे तो जो हमारा इस वक्त एनर्जी का मसला है, एनर्जी कंजम्पशन कम है, उसकी वजह से हम कैपेसिटी पेमेंट्स बड़ी अदा कर रहे होते हैं और वो एक बोझ की सूरत में हमारी इकॉनमी पर मौजूद है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स किस हद तक मददगार साबित हो सकते हैं हमारे एनर्जी के मसले के हल के लिए? इंडस्ट्री और एनर्जी ज़ाहिर आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन है इसका। इंडस्ट्री भी तभी ग्रो करेगी जब हमारा वो टैरिफ थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री के हवाले से है वो ये है कि आपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक रखना है। क्योंकि जब आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो एनीथिंग जो आपके मुल्क में प्रोड्यूस होगी, प्रोडक्शन होगी, वो इट शुड बी कंपेटेबल दुनिया के में, उसकी जो क्वालिटी है वो ऐसी हो कि वो, लेकिन वो प्राइसेस में भी कंपेटेबल होनी चाहिए। प्राइसेस में कंपेटेबिलिटी का ताल्लुक डायरेक्टली एनर्जी की कॉस्ट से है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमें इस हवाले से मिसाइल का सामना रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में बिजली का बुरान नहीं है, सिर्फ बिजली की मैनेजमेंट का बुरान है। और शायद ये है कि आपकी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनके लिए अभी तो हमारे पास बहुत रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस भी हैं। लेकिन मुझे लगता यह है कि आपको बिफोर यू कैन अचीव समथिंग बिग, आपको एनर्जी एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जिसमें इंडस्ट्रीज़ को इतनी सस्ती बिजली मिले, इतनी सस्ती एनर्जी उनको अवेलेबल हो जिससे प्रोडक्शन कास्ट पे बिल्कुल असर ना पड़े, वो प्रोडक्शन कास्ट कंपैटिबल हो। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल में। और मुझे जो थोड़ा इसका नॉलेज है उसमें यह है कि कुछ लोग इस पे काम भी हो रहा है कि कैसे आप इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करें। देखिए, जब तक आप इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे अपने मुल्क में, आपकी एनर्जी के ये जो इंडस्ट्री का जो रिवाइवल चाह रहे हैं आप, या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चाह रहे हैं आप, वो ठीक मुकम्मल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के लिए भी ज़रूरी ये है कि आप उसका जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैंड है,
जिसमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्किल है, फिर रॉ मटेरियल है, ऐसी क्या चीज़ प्रोड्यूस की जाए जिसकी दुनिया में मांग हो और हम उस मांग को पूरा करने में कितना जल्दी से उस पर एक्शन कर सकते हैं और प्रोडक्शन कर सकते हैं, और कैसे हम जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये मसाइल तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये है कि इसमें बहुत जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और उम्मीद ये है कि भले थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आई फर्मली बिलीव कि ये इसमें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम अच्छी खबरें सुनेंगे। और डॉक्टर साहब, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या हम किसी एफडीआई को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं सीपैक 2.0 के तहत? क्योंकि हमने देखा था इनिशियल जो डेज थे, इनिशियल ईयर्स में सीपैक में कुछ ममालिक की दिलचस्पी मौजूद थी और वो कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी करना चाहते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ी सी ज़रा वो खबरें मान पड़ती गई, पीछे चली गई। क्या इस 2.0 वाले आज़म के बाद जो दोनों ममालिक की जानिब से सामने आया है, कोई थर्ड या फोर्थ कंट्री हम ऐसी देख सकते हैं जो कोई बड़ी एफडीआई लेके आ सकती हो इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन? देखिए जी, एफडीआई का तो डायरेक्ट तल्लक से है कि आप यहाँ पे लोगों के लिए, यहाँ पे पैसा लाने वालों के लिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए क्या मौके क्रिएट करते हैं, या उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे करते हैं आप। क्योंकि देखिए, मैंने जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका पहले मैं जिक्र किया, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कि आप जब तक वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा तो आप एफडीआई अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। दूसरा ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप यहाँ पे होने वाले बिजनेसेस को फ्रेंडली नहीं बनाएंगे, यानी एक बिजनेसमैन है वो उसके पास पैसा है, वो आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो बहुत सारे मसाइल में नहीं घिरना चाहेगा। वो चाहेगा कि एक बहुत स्मूथ एक फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे उसको जो है ना फैसिलिटेट किया जाए, वन विंडो ऑपरेशन के तहत उसको फैसिलिटेट किया जाए, और उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ हो, उसके एसेट सेफ़ हो, उसकी अपनी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। तो ये बड़े फैक्टर्स हैं जो इसको करेंगे। लेकिन ये है कि चूँकि इसके लिए अभी बहुत सारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को राग़िब किया जा रहा है, और डेफिनेटली उन सेक्टर्स में उनको गेंस भी हैं। ऑफ कोर्स जो सिक्योरिटी के हालात हैं, जो बाकी मुश्किलात हैं, उनको भी प्रायोरिटी पे हल करने की कोशिश की जाती है। एंड दिस इज़ फॉर श्योर कि जब तक हम ये अपने मसाइल हल नहीं करेंगे, जो सिक्योरिटी का मसला है या जो बाकी मसाइल हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो हम एफडीआई अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। हमें वार फुटिंग पे ये ज़रूरत है कि इन मामलात को हल करें। ये जो इदारे हैं वो उनको रेगुलेशन का काम है, उनको रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन काम है, वो उनको वार फुटिंग पे काम करके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इन्वेस्टमेंट का ये मॉडल नहीं होता कि आप लोगों को कहें जी आप इन्वेस्टमेंट करें तो करेंगे। लोग खुद देखेंगे कि क्या ये मुल्क जहाँ हम जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है या नहीं, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली है या नहीं। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे इदारों को और हमारे जो जिम्मेदारान हैं इस फैक्टर को मद्देनजर रख के इस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तलत शब्बीर साहब, डायरेक्टर चाइना पाकिस्तान स्टडी सेंटर इंस्टीट्यूट, हमारे साथ मौजूद थे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। उड़ान पाकिस्तान के तहत हुकूमत ने 5 साला मंसूबे का ऐलान किया है, जिसका मकसद पाकिस्तान को माशी, तालीमी और तवानाई के मैदान में मुस्तहकम करना है, ताकि मुल्क पायदार तरीके से तरक्की की राहों पर चल सके। उड़ान पाकिस्तान के ऐलान होते ही मुल्क की मईशत के लिए भी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। मुल्क की एक्सपोर्ट्स में हम हर साल इजाफा होता देख रहे हैं। जुलाई से दिसंबर 2024 के जो फिगर सामने आए उसमें टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में 10% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मुल्क की मईशत के लिए एक पॉजिटिव खबर है। टेक्सटाइल का शोबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और इसकी तरक्की के लिए एक जामे और पायदार हिकमत अमली बहुत ज़रूरी है। यही नहीं बल्कि जुलाई से नवंबर के दौरान यूरोप को एक्सपोर्ट में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। $3.8 बिलियन अब ये फिगर पहुंच चुका है। खासतौर पर एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए एक्सपोर्ट्स में इजाफा कलीदी हैसियत रखता है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के लिए एक अहम बरामदी मार्केट है और GSP+ स्टेटस की मौजूदगी ने यूरोपीय मंडियों तक पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई नुमाया तौर पर बढ़ा दी है, जो कि 11.67% इजाफे के साथ अब ये एक्सपोर्ट $1.93 बिलियन तक पहुंच चुकी है। जर्मनी में 15.29% का इजाफा हुआ और $707.65 मिलियन तक एक्सपोर्ट्स पहुंची हैं, जबकि नीदरलैंड्स में 10.86 का इजाफा हुआ और $621.16 मिलियन तक एक्सपोर्ट पहुंच चुकी है। फ्रांस में 11.42% इजाफा हुआ और $230 मिलियन से जायद यहां पर भी एक्सपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं, जबकि बेल्जियम में 9.17% का इजाफा हुआ और $257.89 मिलियन तक एक्सपोर्ट्स अब यहां पहुंच चुकी हैं। शुमाली
यूरोप में 10.44% और मशरकी यूरोप में एक्सपोर्ट्स में इजाफा खासा मुस्बत है, लेकिन अभी इन एक्सपोर्ट्स को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि उड़ान पाकिस्तान के जो टारगेट्स हैं वो 5 साल में एक्सपोर्ट्स को डबल करने के हैं। अब उस फिगर तक कैसे पहुंचा जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी? ख्वाजा साहब चेयरमैन है के ट्रेड सिक्योरिटीज़ के, माहिर माशियात भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फईज़ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि ये टेक्सटाइल सेक्टर में भी हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। फिर अगर हम यूरोप में एक्सपोर्ट्स की बात करें जो पाकिस्तान से की जाती हैं, उसमें भी कुछ फिगर्स ज़रूर ऐड ऑन हुए हैं, लेकिन जो जहाँ तक हमें पहुँचना है, जो हमारा टारगेट है, बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कौन से ऐसे इक़दाम और स्टेप्स अभी लेने पड़ेंगे कि हर साल हम 5 से 6 अरब डॉलर्स का इजाफा अपनी एक्सपोर्ट्स में कर सकें? जी, सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन अपनी दुरुस्त रखनी होगी और एक्सपोर्ट्स को फोकस रखना होगा, जो कि जिस तरह आपने बोला कि उड़ान प्रोग्राम का हिस्सा है और ये बड़ी खुशाइंद बात है। दूसरी जो नंबर्स आपने कोट किए है कि टेक्सटाइल सेक्टर में ग्रोथ हुई है, वो भी यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट्स के अंदर, तो ये शो करती है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी रेजिलियंट है। आपको डेफिनेटली याद होगा कि टेक्सटाइल सेक्टर में बड़े खदशात थे कि पावर की एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रही है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी शोर था इंटरनेट की जब स्पीड पाकिस्तान में ख़राब हुई कि आईटी एक्सपोर्ट्स ख़राब हो जाएंगी, बिल्कुल उतना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इकॉनमी पर। मगर हमने देखा कि आईटी एक्सपोर्ट्स की इंक्रीज हुई और अब टेक्सटाइल के नंबर्स भी यही शो कर रहे हैं कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ हो रही है। ये डेटा ये शो करता है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसेस अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, मगर वो जो ज़्यादातर वो कंप्लेन इसलिए करते हैं क्योंकि वो हुकूमत से सब्सिडीज मांग रहे होते हैं। तो अभी लास्ट पॉइंट ये है कि ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि हम एक्सपोर्ट्स पे फोकस करें, मगर ऐसी एक्सपोर्ट्स करें जो हम अपनी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे कर सके, जिसका मतलब है टेक्सटाइल में हम वैल्यू एडेड के अंदर जाए। आज एक बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट आई कि पाकिस्तान की लीडिंग टेक्सटाइल कंपनी ने अनाउंस किया कि वो ग्लोबल फर्म के साथ पार्टनरशिप कर रही है। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गो अप द वैल्यू कर्व। और अली फईज़ साहब, अभी वो जो उनकी डिमांड है 9 सेंट या 8 सेंट की बिजली की, कि उस रेट पर उनको बिजली दी जाए जिस तरह, ताकि वो रीजन में थोड़ा सा कम्पीट कर सके, अभी वहाँ तक नहीं आए। अभी एक बड़ा फासला वहाँ तक आने के लिए तय करना है, और अभी ऑन ग्राउंड रियलिटी भी ऐसी नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत अपनी उस कमिटमेंट को फुलफिल कर सके। इन हालात में भी 10% की एक्सपोर्ट बढ़ना, इसका मतलब अगर 8-9 सेंट तक उन्हें बिजली मिलने लगे तो शायद ये इजाफा 30 या 40% भी हो सकता है। बेशक बेशक, आप देखिए इसके दोबारा दो पहलू हैं कि एक तो हमने टेक्सटाइल सेक्टर को कई डेकेड्स तक प्रोटेक्ट किया है, तो अब ये सेक्टर को अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए और जो मार्केट रेट्स है उस पर ऑपरेट करना चाहिए। सब्सिडीज देने का टाइम और जहाँ पे गवर्नमेंट एक सेक्टर से लेकर दूसरे को देती थी वो चला गया है। गवर्नमेंट जैसे आपको पता है कि कोशिश कर रही है कि रेट्स कम आए, पावर के रेट्स कम हो, IPP के साथ रीनेगोशिएशन हो, मगर हो सकता है इस पर टाइम लगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये फोकस करना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, और उसका वो यही है कि दे शुड गो अप द वैल्यू चेन और अपने कस्टमर से करीब हो और स्पेशलाइज्ड चीज़ों में एक्सपोर्ट्स करे। ये डेटा ये शो करता है कि वो ये कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ काफ़ी पॉजिटिव है। और अभी ये जो फेस चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी का, भी उड़ान पाकिस्तान की अनाउंसमेंट हुई है, इस साल के जो फिगर्स आएंगे शायद वो 32-33 बिलियन डॉलर्स के अराउंड हो, जो फिस्कल ईयर के बाद अनाउंस किए जाएंगे। चूँकि हाफ ईयरली रिजल्ट तो बहरहाल पिछले साल के मुकाबले में अच्छा है, लेकिन अभी भी ये नाकाफ़ी है उस 60 बिलियन डॉलर प्लस की एक्सपोर्ट्स तक पहुँचने के लिए जो कि उड़ान पाकिस्तान में सेट किया गया है। तो उस टारगेट तक अगर पहुँचना है तो आपको हर साल 1 या 2 या 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट में इजाफा तो नहीं बल्कि उससे दुगना इजाफा चाहिए होगा। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से ऐसे इनिशियल स्टेप्स होंगे जो अभी आपको लेने पड़ेंगे ताकि अगले 3-4 साल उसको फ्रूटफुल साबित हो सकें? जी, एज इन्वेस्टर्स जो और फाइनेंशियल मार्केट जो है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि डायरेक्शन क्या सही है, क्या आपकी एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही हैं या डिक्लाइन कर रही है। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि डायरेक्शनली वी आर ऑन द राइट पाथ। दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि क्या गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को इस बात का एहसास है कि मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। तो ये बहुत खुशाइंद बात है कि आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम किसी हुकूमत ने यह कहा है कि हमने एक्सपोर्ट पे फोकस करना है, क्योंकि जिस तरह आपको मालूम है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा से ही इंटरनल कंजम्पशन पे ड्रिवन थी कि कंस्ट्रक्शन कर लो, घर बना लो, सरिया लगा लो, सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ हो जाए, गाड़ियाँ ज़्यादा खरीद लो, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता था। तो पहली दफ़ा ये है कि हुकूमत जो एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रही है, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि कम से कम डायरेक्शनली दे आर फोकसिंग ऑन द राइट थिंग। तीसरी बात आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होना ज़रूरी है।
और वो तरह तरह के रिफॉर्म थे। वो उड़ान पाकिस्तान और उसके बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक एजेंडा पेश किया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में काफ़ी स्टेप्स लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और ये जो फोकस है एक्सपोर्ट्स में ये हिले ना, ये ना हो कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से फिर हम इसी पे आ जाए कि रियल एस्टेट सेक्टर को बूम कराओ और कंस्ट्रक्शन को बूम कराओ और जिसकी वजह से हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए। अच्छा, लेकिन हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट है अली फरीद साहब, वो डिपेंड ही इंपोर्ट पर करती है, चूँकि रॉ मटेरियल हमारा कोई 70-80% इंपोर्ट हो रहा होता है और जिसकी वजह से एक ट्रेड डेफिसिट हमेशा से एक बुलंदी की सतह पर रहता है और वो बढ़ता रहता है। हम अगर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं $60 बिलियन तक और हमारा इंपोर्ट बिल कोई 85 या 90 बिलियन के अराउंड पहुँच जाए, तो ऐसी एक्सपोर्ट का हमें फ़ायदा होगा या हमें वहाँ इंपोर्ट को भी कर्टेल करना होगा? कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऐसी हमें अपने ममालिक में करनी, अपने मुल्क में करनी पड़ेगी कि उस एक्सपोर्ट का हमें बहरहाल फ़ायदा तो हो सके हमारी इकोनॉमी को। जी एब्सोल्युटली, कि नेट वैल्यू चेन आपका एम ये है कि आपके मुल्क में डॉलर ज़्यादा आए, क्योंकि डॉलर ज़्यादा आएंगे तो आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे। जब आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे ही तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी और आपके मुल्क में सॉवरेनिटी होगी। हमने देखा जिन ममालिक में उनके पास रिजर्व नहीं होते तो वो बेगर्स ही होते हैं और फिर बेगर्स कैंट बी चूजर्स, जैसा हमें पता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा फोकस एज इकोनॉमी और एज पॉलिसी मेकर्स और एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान इस पे हो कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी करे जिसमें डॉलर बढ़े। आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज जो लोकलाइज कर सकते हैं उनको हम लोकल प्रोडक्शन को प्रेफर करें ओवर इंपोर्टेड मटेरियल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, मौजूद थे चेयरमैन के ट्रेड, हमारे माशियात गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू आपने नाज़रीन सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।